चलो बेटा पढ़ना शुरू करें हरियाणा जी के। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एजुकेशन, और कल हमने बातचीत की थी स्कूली शिक्षा की, जिसमें हमने देखा था हरियाणा में HBSC 8वीं 10वीं 12वीं के बोर्ड हमने अलग तरीके से स्टार्ट किए। हमने पहले अपना बोर्ड बनाया 1969 के एंड में, और ये बना दिया चंडीगढ़ में। 70 तभी आ गया, हमने तैयारी कर नहीं रखी थी। सिर्फ सबसे पहला बोर्ड कराया 10वीं क्लास का 1970, 10th का बोर्ड कराया। नाम था हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तुम्हारे सामने हरियाणा ने अपना नाम उठा के पीछे कर दिया और नाम कर लिया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। सेम ही है, बस शब्द थोड़े हेर फेर आगे पीछे कर दिया। 1970 के बाद हमने 5 साल फिर तैयारी की और 1976 में हमने पहली बार 8वीं का बोर्ड कराया। फिर 1976 के बाद हमें लगा कि यार रोज चंडीगढ़ जाना पड़ता है हर काम के लिए, काम कोई ना कोई होते ही है, तो हम उठा के उसको मध्य में ले आए 1981 और हमने इसको शिफ्ट कर दिया भिवानी। किसी स्कूल के कोई कागजात बीच में अटक गए, किसी बच्चे की कोई दिक्कत हो गई तो उसके कागज पत्री ले जाके अब भिवानी जाना पड़ता है। पहले कहाँ जाना पड़ता था? चंडीगढ़। हम जानते हैं मैप में भिवानी ऐसी जगह है जहाँ से जाना लगभग सबको बराबर सा पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई 500 जा रहा है, कोई 10 किलोमीटर। अगर पूरे राज्य को देखें तो भिवानी ऐसी जगह है जहाँ से रोहतक भिवानी, जहाँ जाना लगभग बराबरी का है कि उधर से आएंगे तो भी 80-90, इधर से जाएंगे तब भी 100, ऊपर से आएंगे तब भी 100 के लपेटे में, नीचे से भी। जबकि चंडीगढ़ हर एक को, किसी को 500, किसी को 400, किसी को 200, किसी को 350। तो हमने ये चेंज कर दिया। फिर हमें लगा यार 10वीं 8वीं करा रहे हैं, 12वीं भी अपने आप ही कराएंगे अब। तो 1987 में हमने पहली बार 12th का बोर्ड भी अपने नाम से कराया, क्योंकि अब हमारे पास कागज पत्री सब रखने का तरीका आ गया था। इसके बाद हमने एक ब्रेक लिया कि अब कुछ नहीं करते। फिर इसके बाद हमने काम स्टार्ट किया 2006-7, ये बालिका वर्ष था। तो हमने कहा चलो सेमेस्टर सिस्टम चलाते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर रहेंगे ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन हम थोड़ा सा कम कर दें। तो हमने यहाँ सेमेस्टर सिस्टम और इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन स्टार्ट किया। बच्चे को पूर्ण रूप से उसका भागना, दौड़ना, खेलना, उठना, बैठना, एडजस्टिंग पावर, उसकी हर चीज़, एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करने वाले हम देश के पहले राज्य हैं। वो अलग बात है कि 20 साल बाद भी हमें डेवलपमेंट दिख नहीं रहा, क्योंकि 6 से हम 26 में आ गए, पर काम हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके बीच में थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और है, एक 1990 की और एक 1994 की। इसमें हम लोगों ने उल्टा किया। देखो 4 जैसा वी बनता है ना, वी, अगर मैं देखूं ऐसा वी बन गया, ये वोकेशनल स्टार्ट किया। और 0 वाला जो है ना, इसमें ओपन स्टार्ट किया। तो हमने 1990 और 94 में ये कहा कि जो 12वीं कर नहीं पाते, प्रॉब्लम है भाई, घर में कोई दिक्कत हो गई, इशू हो गया, पढ़ नहीं पाए, तो उनके लिए हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा ओपन स्कूलिंग, HOS। हम कॉपी करते हैं NIOS को, नेशनल लेवल पे काम करते हैं ओपन स्कूलिंग का, नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो हमने अपना बना लिया हरियाणा ओपन स्कूलिंग। 8वीं फेल 10वीं करे, ऐसे देखा नहीं तुमने लिखे होते थे, 10वीं फेल 12वीं करे, वो इस टाइप के ही हैं बेटा, ओपन स्कूलिंग। वोकेशनल पे हमने काम किया कि वोकेशनल में 12वीं के बाद कुछ इस तरह के टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसके बाद आपको नौकरी मिल जाती है। तो ये इस तरह के दोनों चीज़ों पर हमने 90 और 94 में काम किया। कल हमने स्कूलों के बारे में 2 बातें और पढ़ी थी, एक हमारे KVS होते हैं और एक JNV। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिनके पिताजी सेंट्रल जॉब्स में हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन केंद्रीय, और उनके ट्रांसफर होते हैं, कभी कश्मीर के बैंक में है, कभी कन्याकुमारी के बैंक में, कभी गुजरात, कभी अरुणाचल प्रदेश। तो फिर ऐसे लोगों के बच्चों को दिक्कत ना आए पढ़ाई में, उनके बीच में पढ़ाई मिस ना हो, साल खराब ना हो, उनको ध्यान में रख के केंद्रीय विद्यालय संगठन ने KVS स्कूल बनाए 1962 में। और ये वो साल था जब पंडित नेहरू आपके देश के PM थे। तो ये कहा पूरे देश में इन बच्चों को, इनके घर वालों को दिक्कत ना आए, तो इनके लिए बना दो। आज पूरे देश में बेस्ट रिजल्ट देने वाले स्कूल में सबसे पहला नाम जो लिया जाता है वो KVS का और JNVs का है। अब बेटा अच्छा स्कूल बनाना है तो कैंपस अच्छा होना चाहिए, लाइब्रेरी हो, स्टेज हो, माइक हो, ये सब खर्चे मांगता है ना। तो इसका खर्चा कौन करता है? क्योंकि नेशनल लेवल पे है, पहले इसका खर्चा उठाती थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। मोदी जी ने अब इसका नाम करवा दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री।
तो अब शिक्षा मंत्री, और तुम देख रहे हो शिक्षा मंत्री के ऊपर कल परसों से कितना बवाल देश में मचा हुआ है। ये जो यूजीसी के नए नियम कायदे कानून हैं, तुमने देखा ही होगा ना कितना बड़ा बवाल मच गया। एजुकेशन मिनिस्टर का भी फिलहाल तक कोई बयान, जब मैं देख रही थी, नहीं था सुबह तक। देखते हैं सरकार आज कोई बड़ा इनिशिएटिव लेगी कि नहीं लेगी। इनके ऊपर है बेटा हर चीज। तो ये ध्यान में रखना है कि ये बनाए गए थे सेंट्रल जॉब, जिसमें बैंक की, रेलवे की और मेनली आते हैं फौज के जो बच्चे हैं, क्योंकि इनके पिताजी का ट्रांसफर पता भी नहीं चलता, इंस्टेंट कर देते हैं। फौज की नौकरी तो ऐसी है ना, आज है कल ऑर्डर आ गए वहां जाना है, तुरंत जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर नाम में जवाहर है तो ये कांग्रेस सरकार के टाइम का होगा। यंगेस्ट पीएम राजीव गांधी ने 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी बेटा, उस टाइम पर, आज से 40 साल पहले नई शिक्षा नीति आई थी, जिसमें केवीएस ये जेएनवी बनाने की बात हुई थी। जवाहर नवोदय इनसे अलग कैसे हैं? पहला, ये होते हैं बेटा पहली से लेके 12वीं तक, फर्स्ट से 12th तक। ये स्टार्ट होते हैं छठी से 12वीं तक। इनमें कोई कॉम्पिटिटिव पेपर नहीं होता। आपके पिताजी फौज में हैं, बस आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। आपके पिताजी रेलवे में हैं, बैंक में, इनमें मना नहीं कर सकते फौजियों को या इन लोगों को। लेकिन यहाँ एडमिशन जाने से नहीं होता, यहाँ पेपर होता है, कॉम्पिटिटिव पेपर है, जिसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, हिंदी इंग्लिश आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखी जाती है कि बच्चे की योग्यता है कि नहीं है। इनकी कंडीशन है कि आपके बच्चे में योग्यता हो, आपका बच्चा प्रतिभाशाली हो, पेपर पास करे, तब उसका एडमिशन होगा। यहाँ प्रेफरेंस रखते हैं ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को, लड़कियों को 33% का आरक्षण है। किन स्कूलों में? यहाँ सब बराबर हैं, कोई लड़कियों को आरक्षण नहीं, कोई गरीबों का आरक्षण, सब बराबर। बस उनके पिताजी किस नौकरी में हो। दोनों को चलाने वाला है एचआरडी या अब एजुकेशन मिनिस्ट्री। इन दोनों की अगर बात करूं तो हरियाणा में केवीज भी हैं और जेएनवीज भी हैं। कल हमने शायद लास्ट यही पढ़ा था। ठीक है, एक बार पेज नंबर बता दो, फिर आगे आज यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे। 78, हाँ बेटा 1990 उल्टा था ना, जिसमें ओ आएगा वो 90 से उल्टी तरफ ले जाना। देखो देखने में लगता है, एक बार दोबारा देख लो। 1990, 1994, जो 90 है ना और 94, इनमें से ओपन और वोकेशनल है। तो हमने जहां वी जैसा है ना उससे उल्टा कर देना, यहां कर देना वोकेशनल, और जहां जीरो जैसा है वहां कर देना ओपन। ये जहां वी दिखाई दे वो वी मत कर देना। ये देखो वी जैसा नहीं है, इसको ऊपर ले जाओ और इसको यहां ले जाओ। ठीक है, चलो पेज नंबर 78 पर है। आज हमें पढ़ने हैं बड़े स्कूल। पहले तो ये ना बहुत सारी दे रखी है बेटा, ये जो ना सरकार टाइम टू टाइम सरकार क्या करती है, तरह तरह के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देती है। तुम सबको पता है स्कॉलरशिप के सबसे पहले हकदार माने जाते हैं एससी और एसटी, फिर इसके साथ साथ महिलाओं को भी आरक्षण या स्कॉलरशिप, और इसमें फिर ओबीसी भी अब ऐड कर लिया। कल से जो ये कलेश देश में मचा हुआ 2-3 दिन से, ये यही तो है, एससी एसटी ओबीसी महिलाएं। इनके लिए टाइम टू टाइम हर राज्य सरकार भी नई नई पॉलिसी लाती है, जैसे हमारी सरकार भी लाई है। मैं इनको भी पढ़ा दूंगी, पर पहला टारगेट रखते हैं, हमने कल स्कूल पढ़े, आज कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ लेते हैं, फिर ये बीच की स्कीम है ये सारी मैं पढ़ा दूंगी। तुम आओ पेज नंबर 80 पर आ जाओ। राज्य के विश्वविद्यालय, बीच वाला पोर्शन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जोड़ पाओगे ना, पहले स्कूल आज कॉलेज यूनिवर्सिटी। पेज 80 पर आओ, नीचे हेडिंग है राज्य के विश्वविद्यालय, मिल गई? ठीक है, अब एक बार बोर्ड पर देखो। हमारे देश में एक सबसे बड़ा कमीशन है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये यूनिवर्सिटीज को, ग्रांट्स का मतलब होता है बेटा पैसे, अनुदान, जिसमें रुपए दिए जाते हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये करंट अफेयर में आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर देश में विचार मंथन चल रहा है। कुछ बेवकूफ तो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन सब लोग जो समझदार हैं वो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को हम कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका काम है अनुदान देना। अनुदान का मतलब तुम्हें दान दिखाई दे रहा है? दान का मतलब होता है किसी को कुछ देना। ये पैसे देता है, किसको? इसको पावर दे रखी है। देश में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी, प्राइवेट तो बेटा अपना खुद का पैसा, अभी ओपी जिंदल थोड़ी यूजीसी के पास जाएंगे कि मुझे पैसा दे दो, अगलों के पास पैसा है।
लेकिन पूरा देश ओपी जिंदल में पढ़ तो नहीं सकता, ये तो करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। नॉर्मल बच्चा कहाँ जाता है? नॉर्मल कॉलेज में। वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंडर होता है, उस यूनिवर्सिटी को पैसा चाहिए। कॉलेज में प्रोफेसर्स होंगे, कॉलेज में टेक्निकल टीम होगी, कॉलेज में नॉन टेक्निकल टीम होगी, कॉलेज में चपड़ासी भी होगा, सफाई भी होगी, पंखों का बिजली का बिल भी आएगा, होंगे ना सारे कामकाज। कॉलेज में पेड़ पौधे होंगे तो माली भी बुलाना पड़ेगा, वो भी पैसे मांगेगा, मेंटेनेंस होगी। यानी हर कॉलेज को खर्चा चाहिए। अब क्योंकि वो सरकारी कॉलेज है तो वो फीस अपनी मर्जी से थोड़ी लेगा। सरकार तो फीस एक लिमिट की लेती है ना। जितनी फीस सरकार एक बच्चे से लेती है उससे सारा खर्चा नहीं चल सकता, ये सबको पता है। अब तुम अपने घर में देखो, 2-3 कमरे का घर है, उसका ही खर्चा सोच लो। इनकी तो पूरी बिल्डिंग है, इसको टाइम टू टाइम व्हाइट वॉश कराना है, पेंट कराना है, सफाई, बहुत खर्चे होते हैं बेटा जो दिखते भी नहीं है। इन खर्चों के लिए कॉलेज डिपेंड है यूनिवर्सिटीज के ऊपर। अब एक यूनिवर्सिटी मान लो अपने अंडर 10 कॉलेज चलाती है, एक यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को भी तो पैसा चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी किससे लेती है पैसा? यूजीसी से। यूजीसी सबको बराबर पैसे नहीं देता, यूजीसी हर कॉलेज तक बराबर पैसा नहीं पहुंचता बेटा, क्योंकि अगर हर कॉलेज तक बराबर पैसा होता तो सबकी लाइब्रेरी एक लेवल की होती, सबके ऑडिटोरियम एक जैसे होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑडिटोरियम के नाम पे हॉल भी नहीं है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका ऑडिटोरियम बिल्कुल A1 दिखता है कि बहुत बढ़िया सिस्टम, बैठने का, उठने का, स्टेज बहुत सुंदर, माइक सिस्टम अच्छा है। ये सब पैसे मांगता है ना। तो यूजीसी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को पैसा देती है, यूनिवर्सिटी अपने अंडर कॉलेजेस को पैसा देता है कि खर्चा कर लो। अब सबको बराबर पैसा नहीं मिलता, इसलिए हर कॉलेज का लेवल अलग अलग है। इसलिए जब दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेजेस में लिस्ट बनती है तो तुमने देखा होगा टॉप के कॉलेजेस पहले भरते हैं। टॉप किस चीज से बनते हैं बेटा? सुविधाओं से। जहां सुविधाएं ज्यादा होंगी आप देखना प्रोफेसर भी वहीं तगड़े होंगे, जहां सुविधाएं कम होंगी वहां प्रोफेसर भी कच्चे होंगे। कच्चे का मतलब क्या हुआ? जैसे ना, एक तो होते हैं बेटा परमानेंट और एक होते हैं टेम्परेरी या एड हॉक पर। हम सब जानते हैं कॉलेज में कभी भी पूरे प्रोफेसर्स नहीं होते, टेम्परेरी लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा। कॉलेज के पास बजट कम है, टेम्परेरी में अपने आसपास का किसी ने नेट JRF क्लियर किया हुआ है उसी को लगा लेगा। अच्छा, बच्चा भी क्या सोचता है, यार घर बैठा हूँ, चलिए कॉलेज वाले 20,000 तो दे ही रहे हैं। वो बच्चा जो 22, 23, 24 साल का है, मान लो उसके पास डिग्री है, तो वो 20,000 में चला गया। अब ये 20,000 रुपए में पढ़ाने लग गया। लेकिन जो नॉर्मल प्रोफेसर है, जो प्रॉपर प्रोफेसर जिसे कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, बेटा वो तो 1.5-2 लाख में आएगा एक आदमी। तो अब तुम खुद सोचो, एक पढ़ रहे हैं ऐसे प्रोफेसर से जो 1.5-2 लाख की सैलरी पर हैं, जिनका नॉलेज का लेवल बहुत हाई है, और एक पढ़ रहे हैं उनसे जो खुद ही तैयारी कर रहा था, और प्लस ठीक है वो हो सकता है यंग हो, जुड़ जाए, लेकिन वो बेटा कॉलेज में पढ़ा तो सकता है, पर जैसे एक विचार मंथन, एक पर्सनालिटी जो बनती है। अब लाला लाजपत राय पढ़ाते थे लाहौर के नेशनल कॉलेज में, तो भगत सिंह जैसे लड़के तैयार कर दिए ना। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है ना, पढ़ाई में बहुत सारी बातें आती हैं। तो ये जो खर्चा है ना, ये सारे का सारा यूजीसी देता है। अब यूजीसी एक ऐसी चीज है जिसके हाथ में पावर है, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी आगे जाएंगे। तो हमारे हरियाणा में भी इन्होंने पैसे दे रखे हैं। और अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज की बात करें मोटी मोटी, तो हमारे यहाँ 3 तरह की यूनिवर्सिटी चलती हैं बेटा। एक होती है जिसका पैसा आता है सरकार से, 100% डिपेंड है वो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसा करेंगी, गवर्नमेंट जितने रुपए देंगी उतनी सुविधाएं दे देंगे। दूसरे होते हैं बेटा डीम्ड, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं तो ये गवर्नमेंट की, प्लस इनको थोड़ा सा फ्रीडम दी जाती है कि हम नहीं भी कहें तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने डिसीजन ले लेना, अपने बच्चों के लिए अच्छा माहौल बना लेना। यानी गवर्नमेंट की बात तो ये सुनती हैं, लेकिन ये स्वयं की पॉलिसीज भी बना सकती हैं। यहाँ के जो डीन होते हैं उनके पास पावर होती है। लेकिन ये किसको मिलता है ये यूनिवर्सिटी का दर्जा? जो एक लेवल पे पहुंच के दिखाते हैं कि जी हमारे अंदर पावर है, हम ये काम कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे स्कूल आजकल PM श्री फलां स्कूल लिखते हैं, है ना। ये PM श्री सब नहीं बनते बेटा, पहले अच्छा काम करके दिखाना पड़ता है। आपके बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, पढ़ाई में हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, फिर आपको PM श्री स्कूल का दर्जा मिलता है। सब स्कूल PM श्री नहीं बन सकते। ऐसे ही जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम यहाँ करती हैं, उनको आगे जाके क्या बना देते हैं? डीम्ड। इनके पास पावर होती है, ये अपने डिसीजंस ले सकती हैं, ये खुद के कुछ नए कोर्सेज भी ला सकती हैं। जैसे इन्हें लगेगा यार AI का टाइम आ गया, तो ये है तो सरकारी, लेकिन ये AI से जुड़ा कोई भी कोर्स ले आएंगे। ये नहीं ला सकते, ये तो तब लाएंगे जब कौन कहेगी ले आओ? सरकार। और सरकार बेटा जब दुनिया 1000 कदम चलती है तब सरकार 1 कदम चलती है। सरकार की तो ये हालत है ना सरकारी स्कूलों की। तो यानी इनसे बेटर है कौन सी यूनिवर्सिटी?
हाँ, खर्चा किससे ले रही हैं? सरकार से, लेकिन थोड़ा-सा काम अपनी मर्ज़ी का कर पाती हैं, उनको वो लेवल उन्होंने अचीव कर लिया। फिर तीसरी होती हैं बेटा ताकतवर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। इनके पास सबसे बड़ी ताकत है पैसा, और तुम जानते हो सारा खेल पैसे का। अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी सुविधा, अच्छे हॉल, अच्छे क्लासरूम, अच्छे ऑडिटोरियम, अच्छा स्विमिंग पूल, अच्छा क्लब के लिए, थिएटर्स के लिए अच्छी जगह देना, ये सब बेटा सारा चीज़ पैसे पर ही तो डिपेंड करती है। क्या तुम ये मानते हो कि आर्थिक स्थिति अच्छी होने से बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी बनने के चांसेस हैं? 100% है। कोई ना बने तो ना बने, पर ये रियलिटी है कि पैसा आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप अपनी ग्रोथ अच्छी कर पाएं। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा ना बेटा यूनिवर्सिटी के पास, ये बच्चों को अच्छे साधन देगा जिनका सीधा असर बच्चे की पर्सनालिटी पर आएगा। अब तुम किसी सरकारी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के वॉशरूम की स्थिति को इमेजिन करो, और तुम किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के वॉशरूम की स्थिति को इमेजिन करो, और तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वॉशरूम को इमेजिन करो। क्या तीनों का लेवल एक जैसा होगा? इसमें तो बेटा इतनी गंद मची होगी कि आदमी जाएगा ही नहीं, सोचेगा चलो घर ही चले जाएंगे। इतनी बुरी हालत क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं वो भी तो सरकारी ही हैं। सरकारी आदमी काम करके राजी थोड़ी ना है, वो क्यों टॉयलेट क्लीन करेंगे? और ये तो बहाने मारेंगे। कभी कभी किसी प्राइवेट वाले को जरूरत पड़ी तो रख लेंगे, वरना खाली पड़ी है पोस्ट तो कह देंगे हमें क्या पता, हमें सरकार ने दिया ही नहीं कोई सफाई वाला, हम क्या करें। लेकिन ये कंपैरेटिवली ठीक मिलेंगे, और इनमें तो तुम ये मान के चलो कि बिल्कुल अगले करोड़ रुपया लेते हैं पढ़ाने का, करोड़ रुपए के बदले गंदा टॉयलेट देंगे तो बच्चे शिकायत करेंगे ना। इन तीनों के लेवल में अंतर है, प्लेग्राउंड में, लाइब्रेरी में, ऑडिटोरियम में, वॉशरूम में, प्रोफेसर्स में भी अंतर है। तो इसलिए बेटा हमारे हरियाणा एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, हमारे पास सरकारी भी हैं। हमारी एमडीयू क्या है? सरकारी, लेकिन एमडीयू के पास पैसा बढ़िया पहुंचता है, उसका ऑडिटोरियम देखो केयू का। हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं, और अब तो लगातार हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी बढ़ती जा रही हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें 90% तुम देख रहे हो दुनिया भर के प्राइवेट। अशोका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये अपनी कौन सी है, ये ओपी जिंदल, या जितनी भी तुमने नाम सुनी है, ये मैक्सिमम क्या है? प्राइवेट। ये इसीलिए चल रही है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। अगले पैसा खर्च करते हैं तो फीस कम लेंगे या ज्यादा? इनकी फीस बेटा सबसे ज्यादा, इनकी फीस कंपैरेटिवली थोड़े कुछ खर्चे ज्यादा, ये होती है सरकारी। पर बेहद शर्म की बात है कि अभी पिछले से पिछले साल हरियाणा में सरकारी जो यूनिवर्सिटी हैं इनकी फीस में भी बहुत बड़ा इजाफा कर दिया, और मुझे ध्यान है 40,000 के लपेटे में एक साल की फीस की थी कुछ साल पहले। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये बात उठी थी कि अगर कोई गरीब का बच्चा बीएससी करना चाहेगा तो लाख सवा लाख रुपए तो उसकी फीस के आप ले लोगे। अगर किसी की 2 या 3 बेटियां हो, एक बेटा हो, 3-4 बच्चे, तो वो 5-6 लाख तो सिर्फ पढ़ाने में लगाए, और फिर उसके बाद कौन सा नौकरी मिल जानी है, वो तो एक बस डिग्री भर है। ये फीस ज्यादा बढ़ाने की बातचीत थी, और मेरे ख्याल ये कहीं 38, कहीं 40, कहीं 42 इस हिसाब से थी। अच्छा, हर कॉलेज की फीस बराबर नहीं होती, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। जहां सुविधा ज्यादा है, जिसका नाम ज्यादा है, उसकी फीस ज्यादा। डीयू में सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन एक ही कैंपस में एक रोड पर पढ़ने वाले 4 कॉलेजेस की चारों की फीस अलग मिलेगी, क्योंकि बेटा डेवलपमेंट के चार्जेस सबके अलग अलग होते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। इसमें सबसे पहले आओ, लास्ट पेज पर एक टेबल निकाल लो ताकि तुम उसको समझ पाओ, फिर पढ़ाऊंगी बीच वाला। पेज 84 पर आओ। हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालय ये एक टेबल में है, यही फिर पीछे मिलेंगे, वहां एक्सप्लेन कर रखे हैं। इस टेबल से तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी चलते हैं। सबसे पहला देखो केयू, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में लिख लो केयू। अब एक बार बोर्ड पर देखो, हमारे देश का पहला राष्ट्रपति कौन था? 1956 में हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोचो कितनी पुरानी बात है। उस टाइम पर हमारे हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई थी। हम बने भी नहीं थे, हम तो 66 में बने ना हरियाणा। हमारे बनने से 10 साल पहले कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी का पत्थर रखा था हमारे पहले प्रेसिडेंट ने, जिसे कहते हैं ना नींव रख दी, तो आके वो एक पहली ईंट लगाई थी हमारे पहले प्रेसिडेंट ने। ये हमारी नहीं, ये पंजाब की यूनिवर्सिटी थी, पर क्योंकि इलाके का नाम क्या था? कुरुक्षेत्र, तो नाम पड़ गया केयू। आज भी चल रही है, आपके बनने से पहले बन गई थी। आपका जो अस्तित्व अलग से बना वो तो 66 में बना ना, ये बन गई थी उस टाइम पर 56 में। और यहाँ सिर्फ एक स्ट्रीम थी बेटा, नाम तो यूनिवर्सिटी था पर सिर्फ एक स्ट्रीम पढ़ाते थे, संस्कृत।
आज केयू में ढेर ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में सिर्फ संस्कृत का एक डिपार्टमेंट बनाया। उस टाइम पढ़ते भी तो कम लोग थे, मुट्ठी भर बच्चे और 2-4 टीचर, और कहा भाई ये यूनिवर्सिटी है। पत्थर रखने कौन आए थे? हाँ, नींव का पत्थर रखा था। हमारे बनने के 10 साल बाद 1976 में हमारी MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम है, जो आर्य समाज के शुरुआत करने वाले थे। MDU हमारे बनने के 10 साल बाद बनी। दोनों में अगर गैप देखो तो 20 साल का गैप है। तो पहले हमारी बनी KU, फिर बनी MDU। MDU हमारे 10 साल बाद, KU हमारे से 10 साल पहले। चलो पढ़ो। KU 1956 पढ़ लो, इसके आगे विशेष। इस विश्वविद्यालय की नींव भारत के पहले राष्ट्रपति, अंडरलाइन कर लो, नींव, राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बस आगे पढ़ना, द्वारा रखी गई थी। हस्तलेख संग्रहालय, अंडरलाइन करो। हस्तलेख में बताऊं क्या बेटा? हैंड रिटन, पुराने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल हाथ से लिखे हुए, हस्तलेख संग्रहालय, अंडरलाइन करना। यहीं पर है, पुराने कागज पत्री चिट्ठी जो मिली वो यहीं पर लगा दी गई। तो हस्तलेख संग्रहालय, जिसकी स्थापना का श्रेय, अंडरलाइन करो, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा को जाता है। ये स्थाणुदत्त शर्मा ना बेटा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, पुरातत्वविद, लिख लो यहाँ। हाँ, ये ASI से संबंधित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने खोजबीन की थी, खोद के चीजें निकाली थी, स्थाणुदत्त शर्मा। तो हस्तलेख लेख वाला संग्रहालय तुम्हारी किस यूनिवर्सिटी में है? KU। नींव किसने रखी? कब रखी गई? 1956 में। कौन सा एक डिपार्टमेंट था? संस्कृत। यहाँ जहाँ KU लिखा है वहां लिख लो ओनली संस्कृत डिपार्टमेंट। स्टार्टिंग सिर्फ संस्कृत विभाग से कर दी थी, संस्कृत विभाग, शुरुआत केवल संस्कृत विभाग से। आज सब कुछ है यहाँ। नेक्स्ट पे आ जाओ। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, इसको बोर्ड पर एक बार समझ लो। हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम है चौधरी चरण सिंह जी का। क्यों? क्योंकि ये हमारे PM थे जिन्होंने 6 महीने पूरे नहीं काटे। हमारे PM इससे पहले भी थे, लेकिन वो सब अपनी कुर्सी से या तो मर के हटे या फिर टाइम पूरा होके। ये ऐसे PM थे जिन्होंने 6 महीने भी पूरे नहीं किए और 14 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण इनकी पार्टी की सरकार जो ताकत चाहिए होती है ना, विश्वास, वो हासिल नहीं कर पाई और इन्हें लोग परेशान कर रहे थे कि दबाव बना के कि हमारा काम करवाओ। ये इतने ज्यादा वैल्यू वाले आदमी थे, इन्होंने कहा मैं किसी का गलत काम नहीं होने दूंगा और मुझे अगर कुर्सी छोड़नी पड़ी मैं कुर्सी त्याग दूंगा। इन्होंने बेटा पूरे 6 महीने नहीं पकड़े। 28 जुलाई 1979 को इनको कुर्सी पर बैठाया था और 14 जनवरी 1980 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तुम सोचो, जुलाई से जनवरी 6 महीने होते, लेकिन अभी 14 दिन कम थे। तो ये त्यागपत्र देकर अपनी मर्जी से हटे, क्योंकि ये इनको लग रहा था कि मुझसे अपने हिसाब से लोग अपना काम करवाएंगे। जो लोग इनको विश्वास के साथ खड़े थे वो गड़बड़ इस्तेमाल कर रहे थे पावर का। इनके नाम पर देखो इनकी इज्जत कितनी है। हैं ये यूपी के, देश के PM हैं, लेकिन हमने हरियाणा में इनके नाम की यूनिवर्सिटी बनाई है। पहले एक्चुअली हमने बनाई थी हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसमें जो पढ़ाई कराते थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े बढ़िया बढ़िया कोर्सेज थे, ताकि लोग कृषि वैज्ञानिक बन सकें, बड़े लेवल पे काम कर सकें। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहाँ से आई? पहले हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थे। तो उस यूनिट को जब अलग हुए ना, तो हमने कहा यार अपना काम हम अपने हिसाब से करेंगे। तो हमने 1970 में पंजाब से अपनी यूनिट अलग करके नाम कर लिया हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। फिर उसके कुछ समय बाद 1991 में जाके हमने इसके नाम के आगे लिख दिया चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तुम सबको पता है इनके ही नाम के आगे हम लिखते हैं किसान घाट, क्योंकि इनकी समाधि है और इनका दिन मनाते हैं किसान दिवस। 23 दिसंबर इनका बर्थडे है, उसी को किसान दिवस। इनकी समाधि का नाम किसान घाट। तो इनके नाम पर हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और हमारे लिए प्राउड की बात है कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर में इसका भी लिस्ट में नंबर आता है। क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है, अब पढ़ो। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पूरा शॉर्ट में लिख लो CCSHAU, हरियाणा बीच में ऐड कर लेना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा लिख लो बीच में, कृषि विश्वविद्यालय हिसार, CCSHAU। इंग्लिश में भी लिख लेना CCSHAU। CCS का मतलब चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। 1970 ऑब्लिक कर दो क्योंकि 70 में बनी थी, नाम पड़ा 1991, लिख लो
ऑब्लिक 1991 नाम पड़ा, पहले तो वैसे हरियाणा की थी, फिर नाम रख दिया CCS। नेक्स्ट पढ़ना, 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हरियाणा, ये इंडिया में ना बेटा कृषि के ऊपर रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंटेलिजेंट आदमी, तो इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। पूसा का नाम सुना है तुमने? पूसा, उसी के आसपास। नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को, अंडरलाइन करो, सर्वोच्च संस्थान, इसको पुरस्कार मिला हुआ है कि भाई खेती में सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी, एशिया की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। अगर तुमसे पूछ लें तो अपना नाम ले लेना कि हमारी है। कोई पूछो तुम्हारा सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट बताना, सॉरी, कहीं वो दूसरा कहीं पहला पूछे तो फिर अपना बताना है। ये सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, 1970 में बनी, पंजाब से अलग होके 91 में हमने इसका नाम बदल दिया, हिसार में है। अगली है MDU, जो तुम पहले से जानते हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में लिख लो MDU, रोहतक में 1976। इस विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज खुले हुए हैं भिवानी, फरीदाबाद, सिर्फ पढ़ लो, गुड़गांव, झज्जर, हिसार, पानीपत, रोहतक और सोनीपत में। तो ये जितने कॉलेज तुम्हारे आसपास हैं सारे MDU के ही तो हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, दीनबंधु छोटूराम, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो। हाँ, हमारे हरियाणा की शान थे सर छोटूराम। किसी का नाम सर थोड़ी ना रखते हैं, सर तो इनकी उपाधि थी, छोटूराम। सर छोटूराम एक्चुअली जब बचपन में पैदा हुए ना तो घर में सबसे छोटे भी थे और हाइट भी उस टाइम पे कम थी, तो वैसे ही प्यार से छोटू कहने लगे, छोटूराम। फिर आगे जाके इतने काबिल बने कि अंग्रेजों ने इनके नाम के आगे जोड़ दिया सर। किसानों के मसीहा हैं, किसानों के लिए बहुत काम किया, मार्केटिंग बोर्ड बनवाया कि किसानों की फसलों की प्रॉपर वैल्यू इनको मिल जाए, और किसानों के हित में हमेशा काम किया। इनकी ही बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति हमने अपने हरियाणा में उस आदमी से बनवाई जिसने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई, वी राम सुतार, वी राम सुतार, इन्होंने बनाई है सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, इन्हीं ने डिजाइन की हमारे सर छोटूराम की मूर्ति। सर छोटूराम के नाम पर, अब देखो इनका संबंध तो है सांपला, बहादुरगढ़ और रोहतक वाली बेल्ट से, झज्जर वाली बेल्ट से, लेकिन इनके नाम की जो यूनिवर्सिटी है उनका नाम है डी क्रस्ट, डी क्रस्ट, दीनबंधु छोटू राम। अब दीनबंधु क्या है इनकी उपाधि? दीन का मतलब गरीब, दीनहीन, किसान भी दीन ही थे पहले, उनके भाई थे ये, तो किसानों के भाई कह लो, किसानों के मसीहा कह लो, दीनों के बंधु कह लो। दीनबंधु सर उपाधि है, यहाँ उपाधि नहीं लिखी, तो दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हरियाणा का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे हरियाणा के मुरथल में खोला गया था 1987 में। ये एक प्रयास था कि भाई देखें साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ कर पाएंगे बच्चे। यहाँ पे उस टाइम पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत टफ थी, नॉर्मल आदमी के लिए बेटा इंजीनियरिंग समझना ही बड़ा मुश्किल, ये फिजिक्स मैथ समझ थोड़ी आते थे। तो यहाँ पे ये कॉलेज खुला, फिर आगे जाके देखा कि इस कॉलेज ने रिजल्ट अच्छा दिया, इस कॉलेज ने मेहनत की, अच्छा काम किया, तो इस कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और इसके नाम के आगे जोड़ दिया DCR। यूनिवर्सिटी तो बनाई थी कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए? साइंस और टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके नाम के आगे लिख दिया दीनबंधु छोटू राम। तो आज भी ये चल रहा है। डी क्रस्ट तुम सब जानते हो, डी क्रस्ट मुरथल रोड पर पड़ता है और उसी के बिल्कुल बाहर जहां उसकी एंट्री है एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है सीपेट। ये सीपेट क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक से जुड़ी इंजीनियरिंग और तकनीक में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा रिसर्च और पूरी पढ़ाई कराता है। ये नेशनल लेवल का है क्योंकि CI का मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट, PE का मतलब प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों बिल्कुल एक ही कैंपस में एक ही रोड पे आपको दिखाई दे जाएंगे। चलो पढ़ के देखो। अब ये दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत, यहाँ इंग्लिश में लिख लो डी क्रस्ट, DCRUST, डी क्रस्ट। तो DCR का मतलब दीनबंधु छोटू राम, UST का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डी क्रस्ट जरूर लिख लेना, MDU, KU, डी क्रस्ट, CCS, HAU पता होने चाहिए। 1987, यहाँ इसके पीछे जहाँ खाली जगह है वहां लिखो हरियाणा का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज के पास पावर ज्यादा होती है यूनिवर्सिटी के पास? यूनिवर्सिटी में तो बहुत बहुत सारे पैसा और पावर आता है ना। पैसा किससे मिलता है? UGC से। चलो 1987।
नेक्स्ट में आना गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे कहते हैं हाँ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, GJU। एक बार बोर्ड पर देख लो, इसको थोड़ा सा पलटेंगे ना तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन जाएगी बेटा, जो तुम्हारे सोनीपत में है। अब वो पेपर में तुम्हें परेशान करने के लिए बस एक अक्षर तो आगे पीछे करेगा, आधे मूर्ख देखेंगे नहीं और टिक मार्क कराएंगे। वो पूछेगा JGU कहाँ है, तो ये GJU नहीं पूछ रहा, JG मतलब जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। जे का मतलब जिंदल है आगे होना, और ये है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। ये है बेटा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में चल रही है, जो लॉ के फील्ड में देश में नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने का दर्जा हासिल कर लिया, जहां चीफ जस्टिस सर पीछे आए हुए थे, जिसका बहुत बड़ा दबदबा है समाज सोसाइटी में। ये ऐसे लेवल पे काम नहीं करती, लेकिन ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इनका नाम एक पर्यावरण के विद के नाम पर है, गुरु जम्भेश्वर। गुरु जम्भेश्वर, ये गुरु जम्भेश्वर कौन थे? एक पर्यावरणविद थे, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, जिन्होंने एनवायरनमेंट को सेव करने की बातें आज से 400-500 साल पहले की थी। और ये उस टाइम पे कहते थे पेड़ पौधों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, जानवरों को मत मारो। इस तरह की बातें जो आज लोग करते हैं ना, जो संस्था से जुड़ते हैं कि जानवरों की केयर करो, पेड़ पौधों को लगाओ, सोचो आज हमें नॉर्मल लगता है, उस टाइम लोग मानते थे कितना ज्ञानी आदमी, इसको कैसे पता कि ऐसे करना चाहिए। आज हमें लगता है हर एक को पता है कि ऐसे करना चाहिए, तब ज्ञान की कमी थी। तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, और आज भी हिसार में इनके नाम की यूनिवर्सिटी चलती है। एग्जाम में आ जाएगा कौन था ये आदमी, पॉलिटिशियन था, कोई नेता, क्या थे ये थे पर्यावरणविद, पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट। कोई तुमसे पूछे ये कौन था, JGU, ये है जिंदल। कौन है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट प्लस पॉलिटिशियन बेटा। इनके बच्चे तुम्हें दिखते नहीं अब, और इनसे पहले ये भी थे। अगर इनसे पूछेंगे तो ये क्या थे, तो ये थे बेटा उद्योगपति। अलग अलग चीज होती है ना, तो ये उद्योगपति थे, प्लस आगे जाके ये बन गए समाज सेवी। लेकिन वो मेन कौन थे? पर्यावरणविद। दोनों के अक्षर बस थोड़े से पलटेंगे। वो ये जिंदल ग्लोबल है, वो गुरु जम्भेश्वर है। चलो पढ़ के देखो अब। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, जे वाला या जी वाला? हाँ यहाँ लिख लो GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। वही साइंस और टेक्नोलॉजी सब हैं वो सेम। 1995 में, यहाँ इसके पास पीछे जगह खाली है, वहां लिख लो पर्यावरणविद थे राजस्थान के गुरु जम्भेश्वर। पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट थे, जिनका मूल कहाँ का था? राजस्थान का। यूनिवर्सिटी हमने कहाँ बनाई? हरियाणा में। तो CCS नाम के जो व्यक्ति थे वो हरियाणा के थोड़ी थे, वो यूपी के थे। यूनिवर्सिटी हमने बना ली। 1995 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, हिसार वाला। अगला देखो, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। देवीलाल जी किस बेल्ट के हैं? सिरसा के ही तो थे। देवीलाल जी किस बड़ी पोस्ट पर पहुंचे इंडिया में? भारत के डिप्टी PM, 2 बार बने, 89 से 90, 90 से 91। यहाँ लिख लो, पीछे जगह खाली है ना, वहां लिखो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, 1989 से 90 और 90 से 91। ऐसे जब लगातार रहे तो 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 PM बने थे, एक VP सिंह और एक चंद्रशेखर, उन्होंने बनवाए थे अपने अपने टाइम पर। तो 1989 से 90 पहला, और फिर 90 से 91। 89 से 90 PM कौन था? VP सिंह, ब्रैकेट में लिख लो पीछे। तो VP सिंह ने कहा भाई इनको बना दो। एक्चुअली इन्होंने बनवाया था VP सिंह को, क्योंकि ये थे किंग मेकर, इनके पास थी पावर बनवाने की। तो VP सिंह और चंद्रशेखर, 89 से 90 में लिखना VP सिंह, 90 से 91 में चंद्रशेखर। चलो इसके बाद तुम सबको पता है, लड़कियों के लिए उत्तर भारत में पहला बड़ा, जिसने बहुत बड़े लेवल पे काम किया यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। हाँ अब बेटा आज बता रही हूँ, फिर इसको बार बार नाम आएगा तो मैं बताऊंगी नहीं। एक व्यक्ति थे बिल्कुल तुम्हारे जैसे, उस टाइम पे पढ़ लिख के तुम्हारी उम्र 19, 20, 21 साल में जब बच्चे अपने करियर की तरफ मुड़ते हैं, ये उस टाइम पे पटवारी लग गए। भक्त नाम नहीं था इनका, किसी का नाम भक्त नहीं रखा था, इनका नाम था फूल सिंह। फूल सिंह इंटेलिजेंट थे बचपन से, पढ़ लिख के बहुत यंग एज में नंबर आ गया और बन गए पटवारी। अंग्रेजों के राज में ऐसे पेपर ऊपर नहीं थे तब अच्छा बस थोड़ा बातचीत करनी आती थी, थोड़े जबान बोलनी आती थी, तो आसानी से नौकरी मिलती थी। पटवारी लग गए।
अब तुम सब जानते हो पटवारी के पास बहुत ज्यादा पैसे आने का रास्ता है, क्योंकि पटवारी ही सारी लिखत पढ़त करता था। आज तो काम है ऑनलाइन, तब ऑनलाइन नहीं था। किसी की थोड़ी सी जमीन इधर उधर करना इनके तो बस इनकी कलम थी, इनकी कलम ताकत थी। तो लोग इनके पास आते, बहुत डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड लैंड थी। इनको पैसे चले भाई उस टाइम पे 1000 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। बेटा तब सोचो सोना शायद 10, 20, 30 रुपए तोला था, तब इनको इतने इतने 1000 रुपए मिलते। ये ना कुछ टाइम में ही यंग एज में लगे, बहुत जल्दी अमीर बन गए, बहुत पैसा कमाया। अब बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी आदमी धीरे धीरे फिर उसको लगता है बस कि अब मैं क्या करूंगा। तो उस टाइम तक समझ थी नहीं, उम्र कम थी कि ये सब कहीं ना कहीं जो गलत तरीके से कमाते हैं ये वापस भी करना पड़ता है, या तो बीमारी होंगी या कुछ नुकसान होगा। एक दिन इनका दोस्त इनको दफ्तर में से पकड़ के ले गया जबरदस्ती कि चल भाई एक ना बहुत बड़ा सत्संग है वहां चलेंगे। अब ये कहाँ पैसे खूब लिया करते, इनको क्या सत्संग से मतलब। लेकिन वो दोस्त जबरदस्ती ले गया, और वहां जाके जब ये बैठे भीड़ में, इन्होंने जब स्वामी श्रद्धानंद जी की बातें सुनी तो इनको अपने ऊपर गिल्ट हुआ कि मैं क्या कर रहा था, इतने सालों से मैंने कितना रुपया गलत तरीके से कमा लिया। सही तरीके से कमाया थोड़ा पैसा भी फबता है, और गलत तरीके वाला तो कहीं ना कहीं निकलेगा। इनके मन में बैठे बैठे ऐसा अशांति सी आ गई कि इनको लगा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कितनी बड़ी बात है देखो, ये फील कर लिया कि मुझसे गलती हुई। घर आए, नींद ही ना आए, बेचैनी परेशानी। इनकी एक अच्छी आदत क्या थी, ये जब जो रिश्वत देता था ना बेटा, उसको लिख लेते थे कि भाई फलां राम किशन दे गया 5000 रुपए, या बलराम दे गया 2000 रुपए। आज कोई सबूत नहीं छोड़ता, लेकिन तब ये बेचारे इतने शरीफ थे कि ये लिखा करते थे कि इसने मुझे इतने रुपए दिए। इनको इतना गिल्ट हुआ कि इन्होंने अपनी डायरी निकाली और अपने परिवार को बुलाया और कहा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे किसी ने समझाया नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी, मैं ये सब पैसे वापस करूंगा। घर वालों ने मना किया कि पागल हो गए हो क्या भाई, इतना पैसा कौन वापस करता है, दुनिया कहाँ कहाँ कमाए बैठी है, और क्या ही फर्क पड़ता है, जिसने दिए हैं उसकी औकात थी, उसने कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़ा इधर उधर करवाया, उसको भी तो फायदा हुआ। ये बोले उसने कुछ किया हो, मैं गलत नहीं काम करूंगा क्योंकि मुझे तो अकेले ही जाना है। इन्होंने बेटा अगले दिन से वो पैसे वापस करने शुरू कर दिए। सोचो जिसने लिए पैसे उसने जमीन भी ले रखी है इलीगल, लेकिन उसका कर्म उसके हाथ, मेरा कर्म मेरे पास। तो इन्होंने सबके पैसे वापस किए जितने उस डायरी में लिखे थे। बहुत बड़ी बात होती है ऐसे किसी के पैसे लौटाना। फिर कहते हैं कि इन्होंने एक बार अपने ही गांव के एक दलित व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया था, पता नहीं उसको एक थप्पड़ अप्पड़ मार दिया था, गाली गलौज की। उसके घर गए और बोले कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने तुझे जो है गाली दी और तुझे मारा। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, ऐसे तो लोग करते ही हैं। कि उसको लगा कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है। तो उसने कहा नहीं मुझसे गलती हो गई और तू मुझे माफ कर, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। उसने कहा जी मैंने माफ कर दिया। बोले नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, तू मुझे माफ कर, भाई सबको बताऊंगा कि मैंने क्या किया। बेटा उसने इतने हाथ पैर जोड़े कि बाबूजी अपने घर चले जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा हमारे लिए तो हम तो भूल गए। माने नहीं और बोले नहीं तू मुझे जब तक माफ नहीं करेगा तब तक। वो कैसे बताए कि मैंने माफ कर दिया। तो फिर उसके बाहर ही बैठे रहे, मतलब सारे गांव को पता चल गया कि देखो ये भाई, अब अगर जिस आदमी की बात कर रही हूँ ये वैसे बैकग्राउंड से भी तो रिच ही थे, नामी गिरामी परिवार था। फिर सबने कहा भाई ये तो बिल्कुल बदल गया। फिर इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं ना सबको शिक्षा दूंगा और लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोलूंगा, लड़कों के लिए अलग, और जो स्कूल बनाऊंगा ना उसमें कोई पैसा नहीं लूंगा, और मैं बनाऊंगा गुरुकुल जहां लड़के लड़कियां अलग अलग गुरुकुल बनाऊंगा, लड़कियों का लड़कों का, वहां रह के शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर सबने कहा ठीक है सर आप कह रहे हो, आप हमारे पास बहुत पैसा है हम बनवा देंगे। बोला नहीं मैं सिर्फ गरीबों से पैसा लूंगा। और गरीब कहाँ से पैसा लाए। बोले कोई बात नहीं, जितना बन पड़े ना अपनी मेहनत की कमाई में से, चाहे तुम एक पैसा दे के जाना, मैं उस चंदे को लूंगा, बस जो मेहनती आदमी ने अपनी मेहनत से कमा के इकट्ठा किया होगा। सोचो बेटा कितना लोगों ने, मेहनती लोगों ने दान दिया होगा कि इनका वो पैसा इतना इकट्ठा हो गया कि ये गुरुकुल बना पाए। इन्होंने पहले बनाया लड़कों के लिए क्योंकि तब लड़के ही ज्यादा पढ़ते थे। फिर इनके मन में आया कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। फिर इन्होंने जहां आज ये यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ एक छोटा सा गुरुकुल बनाया था भक्त फूल सिंह ने। और फिर वहां अपनी बेटियों को भी रखा कि कोई ये ना कहे भाई अपनी बेटियों को तो अलग जगह पढ़ा रहे हैं, तो अपनी बेटियों को भी रखा। और वहां फिर इन्होंने धीरे धीरे लड़कियां इकट्ठी हुई, पढ़ने लगी। आगे जाके उसी जगह पर आज हमारी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। बाद में बेटा कुछ लोगों ने जो है ना इनको मार डाला, और भक्त फूल सिंह जी के जाने के बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। प्रसिद्ध तो पहले ही हो गए थे, फिर ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। ये उत्तर भारत का, पूरे भारत का नहीं, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो स्पेशली किसको ध्यान में रख के बनाया गया, महिलाओं को। और ये महिला बालिका दिवस वाले साल में बनाया था 2006 में। चलो पढ़ के देखो। भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत, 2006। यहाँ लिख लो बालिका वर्ष, बीपीएस लिख लेना, भक्त फूल सिंह बीपीएस बालिका वर्ष में।
ये शुरू में गुरुकुल बनाते थे, फिर वहीं यूनिवर्सिटी बन गई। इनकी बेटी सुभाषिनी नाम था शायद उनका, जो यहाँ पर हेड रही थी। नेक्स्ट पढ़ो, पंडित बीडी शर्मा। ये कौन है बीडी शर्मा? भगवत दयाल शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक। रोहतक में पीजीआई जिसे तुम कहते हो ना, पीजीआई, यहाँ पीछे लिख लो पीजीआई। केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट, जंतपाली महेंद्रगढ़। हरियाणा में सिर्फ एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी स्टेट है, प्राइवेट है, डीम्ड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ लिख लो, ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसकी खास बातों में ओनली सेंट्रल, अकेली है। इसका जो वीसी है ना बेटा, वो देश से आता है, बाकी सबके वीसी हम बनवाते हैं, लेकिन ये वीसी बाहर, क्योंकि ये सेंट्रल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जंतपाली महेंद्रगढ़। अगला फरीदाबाद में, एक बार बोर्ड पर देखो। फरीदाबाद में ना बेटा क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा हैं। इनफैक्ट हरियाणा में सबसे ज्यादा ईसाई कहाँ है? फरीदाबाद में। और वहां पे एक संस्थान काम करता है, YMCA। वाई का मतलब यंग, जवान, नौजवान, मेंस, आदमियों की, क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन एक संस्था है जिसके बहुत सारे हॉस्टल कॉलेजेस चलते हैं। तो इन्होंने फरीदाबाद में एक कॉलेज बनवाया था, आगे जाके उसे यूनिवर्सिटी के लेवल पर मान्यता मिल गई। और फिर हमने कुछ साल पहले, जब ये मोदी सरकार आई ना बीजेपी की, इन्होंने कहा YMCA क्रिश्चियनिटी का नाम क्यों ले रहे हो, इसका नाम अपने किसी वैज्ञानिक के नाम पे कर दो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। तो हमारे एक बड़े वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, उनके नाम पर इस YMCA का नाम ये कर दिया गया। फरीदाबाद में है ये, तो ये पढ़ लो, YMCA विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2009। यहां लिख लो YMCA। इसके पीछे जगह खाली है ना, वहां लिख लो साफ साफ, क्योंकि पीछे देखो कितनी लाइन पड़ी है। वहां लिखो YMCA। फुल फॉर्म लिख लेना, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्रिश्चियन मतलब ईसाई, ईसाइयों की संस्था है। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA लिखो नाउ। अब YMCA क्या बन गई? JC बोस। लिख लो JC बोस यूनिवर्सिटी। इसका नाम बदल दिया YMCA का, नाउ JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हर एक में आएगा, डी क्रस्ट में भी तो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलो हाँ बेटा, कौन से वाली? किसका? JC बोस का। इसका नाम चेंज हुआ था बेटा, जब ये बीजेपी की सरकार आई ना, तब इन्होंने 2-3 साल में यूनिवर्सिटीज के नाम बदले, तब इसका नाम बदला है। तो ये पुरानी 2008-9 के आसपास ही बन गई थी। इससे अगली देखो, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। अब इसके नाम में पशु है तो मतलब ये क्या पढ़ाते होंगे? ये हाँ, जो वेट होते हैं ना, वेट जानवरों के डॉक्टर, उनसे जुड़े कोर्सेज कराते हैं। नाम किसके नाम पर है? लाला लाजपत राय। एक बार बोर्ड पर देखो, इसको शॉर्ट में कह देते हैं लुवास। ये है वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेज। वेट होता है जानवरों का डॉक्टर, शॉर्ट में जिसको वेट कहते हैं। ए का मतलब है एनिमल, जानवरों की, साइंसेज। आजकल जानवरों पे भी तो बहुत काम हो रहा है बेटा, ये गाय भैंस ऊंट भेड़, ये आजकल तो कुत्तों के देखा नहीं, जगह जगह पेट क्लिनिक खुले हुए हैं, बिल्लियों के। तो इन सब के भी तो रिसर्च और पढ़ाई करनी पड़ती है। इनके नाम के आगे क्या लिख दिया? लाला लाजपत राय की यूनिवर्सिटी है ये। पता है इनका नाम क्यों लिया? क्योंकि लाला जी की कर्म भूमि था हमारा हिसार। लाला जी पैदा तो हुए थे मोगा पंजाब में, लेकिन उनके पिताजी एक टीचर थे। पहले वो पलवल की बेल्ट में थे, रेवाड़ी पलवल, फिर वो चेंज होते होते फाइनली हिसार में आए। जब लाला जी जवान थे ना, जब इनको काम करना सीखना था, तब ये वापस जब अपने घर आए पढ़ लिख के, तो इनके पिताजी हिसार में पोस्टेड थे, सरकारी स्कूल में टीचर। तो फिर ये वहीं अपने पिताजी के पास रह के इन्होंने काम करना शुरू किया। तो हिसार को हम मानते हैं कि ये इनकी कर्म भूमि है। एक होती है जन्मभूमि, एक होती है कर्म भूमि। जन्मभूमि है इनकी मोगा पंजाब, 1865 इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि हमारे हरियाणा का हिसार है। तो हमने जो एक यूनिवर्सिटी जानवरों की पढ़ाई के लिए बनवाई, उसका नाम कर दिया हमने लुवास, लाला लाजपत राय। ये टिक कर लो, लाला लाजपत राय, यहाँ लिख लो LUVAS, पीछे लिख लो। और फुल फॉर्म लिख लेना, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेज। फुल फॉर्म लिख लेना, पहले शॉर्ट लिखना LUVAS, फिर लिख लेना लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरिनरी, वेट भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा, एंड एनिमल साइंसेज।
हिसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई। हिसार में और कौन सी थी वो पर्यावरणविद वाली? JGU या GJU? हाँ, गुरु, हिसार में गुरु। और अगर कहें जिंदल तो सोनीपत में। नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, यहाँ लिख लो मीरपुर रेवाड़ी, रेवाड़ी में है इंदिरा गांधी, मीरपुर रेवाड़ी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। 2013 में, तो 14 तक तो इन्हीं की सरकार थी ना कांग्रेस की, तो नाम भी ऐसे रख सकते थे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2014 में बना। कहाँ है बंसीलाल? भिवानी में, जींद में है बेटा शायद ये, भिवानी में है। अच्छा चलो लिख लो भिवानी। अच्छा वो रणबीर जी का है वो जींद वाला, ठीक है, भिवानी लिख लो। हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, एक बार बोर्ड पर देखो, एक आदमी है विश्वकर्मा, व्यक्ति जिनकी पूजा की जाती है भगवान के रूप में, जैसे राम भी तो एक व्यक्ति थे भगवान के रूप में। विश्वकर्मा को मानते हैं कि वो पूरे जगत का जितना आर्किटेक्चर बनाया ईंटों से या इसका इस्तेमाल करके, वो सब उन्होंने बनाया। तो विश्वकर्मा को ये मानते हैं कि वो स्किल्स के भगवान हैं, जिसके अंदर जो भी स्किल है। अब किसी को भी देखें, विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं उस दिन बेटा, वो लोग जो है ना, जो ये अपनी मशीनें इस्तेमाल नहीं करते ना, कोई भी काम इस तरह का नहीं करते। तो हमने हरियाणा में देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसका नाम हमने रखा श्री विश्वकर्मा, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी अब नाम है। बीच में इसके कई नाम बदले, कुछ कुछ करते रहे। अब प्रेजेंट में जो आज 2026 में इसका नाम है, ये है स्किल, श्री विश्वकर्मा SV और स्किल यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं अब इसको। ये पलवल में गांव पड़ता है दुधौला, वहां पर बनाई गई बेटा। बड़ी बात क्या है, हमारी तो है ही पहली, ये इंडिया की भी पहली स्किल यूनिवर्सिटी है जहां स्किल सिखाई जाती हैं। तो ये टिक मार्क कर लो, हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। इसके पीछे लिख लो, लिखो श्री विश्वकर्मा, ऑब्लिक में कर दो या यहीं पर, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ये इसका पूरा नाम है अब की डेट में। कई बार बदले इसके नाम हमने, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। यहां लिख लो इंडिया की पहली, इससे पहले इंडिया में कोई नहीं थी यूनिवर्सिटी, कॉलेज है या ITI वाईटीआई है लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं थी। इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, भारत का पहला स्किल विश्वविद्यालय। और कौन से गांव में बताया? दुधौला, पलवल, लिखो यहां दुधौला। बेटा मेरे ख्याल पहले गुड़गांव में बन रही थी, फिर पलवल में फाइनल हुई थी। मैंने आज देखी थी, ये पलवल था। पलवल लिख लो बेटा यहाँ पलवल। देखो पहले जो है ना, इसने कामकाज शुरू किया था गुड़गांव में, लेकिन फिर ये हुआ था कि बनाएंगे फाइनली पलवल में। हरियाणा में पता है दिक्कत क्या है? एक तो हमारे पास बिल्डिंग्स कम होती हैं, और फिर एकदम से कोई जमीन देता नहीं है। अभी हमारे ही सामने, मेरे सामने एक ये जो मुरथल बस अड्डा है ना, इसके पास सरकारी स्कूल है, इसी में लड़कियों का कॉलेज चला बहुत साल तक। अब जाके उन्हें जमीन मिली है, और सेक्टर 12 में जो ट्रक यूनियन है ना, उसके पीछे बना है काफी बड़ा सा कॉलेज। तो ये हरियाणा, अब कोई पूछे कहाँ है तो हम कह देंगे यहाँ, यहाँ नहीं है वो, अब वो चेंज हो गया। अब फिलहाल में जो मैंने आज देखा, मैंने जो करंट में डाटा देखा, पलवल गिवन था उसमें, तो पलवल लिख लो, पलवल। नेक्स्ट पे आ जाओ, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल। कल्पना कहाँ की थी? करनाल। कब जन्मी थी? इनकी डेट पूछते हैं बेटा, देखो बोर्ड पर, 17 मार्च 1962 या फिर 1 जुलाई 1961। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों डेट में से कोई एक आएगी, कोई दो बार जन्म तो नहीं ले सकता। एक उनकी एक्चुअल डेट है, एक उनकी कागजों की डेट है, तो वो कोई सी एक देंगे। दोनों हैं, नेट पे तुम फिर चेक कर सकते हो, मैंने भी आज दोबारा चेक किया था, ये दोनों दी गई हैं। और नेट पे ये लिखा हुआ है कि एक उनकी जो थी वो कागजों में थी, और एक उनकी जो थी वो रियल में थी। जो कागजों में डेट मान्य है ना बेटा, वो ये वाली है। कोई भी अपने बच्चे को हमेशा छोटा बना के दिखाना चाहता है ना, बड़ा तो कोई ऐसा तो नहीं कि 2 साल बड़े लिखवा देगा। पहले थे लोग इतने मूर्ख, इनके पिताजी पढ़े लिखे थे, तो अपनी बेटी की एज उन्होंने 62 वाली लिखवा रखी है, और मान्यता भी 62, क्योंकि 10वीं 12वीं जितना काम किया वो सब उसी के अकॉर्डिंग हुआ ना। लेकिन उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ थी 1 जुलाई 1961। तुम्हें ये दोनों पता होनी चाहिए, पेपर में कोई सी एक आ जाएगी, यहां लिख लो कल्पना चावला के पास 1 जुलाई 1961, ये ओरिजिनल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है 17 मार्च 1962, 17 मार्च 1962।
ये प्रस्तावित नहीं है, ये बन चुका है, इसको काट दो, अब तो ये काम कर रहा है, बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। ये कल्पना चावला के सम्मान में खोलने का निर्णय लिया गया। कल्पना जो है उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे। नासा में जाने वाली इंडिया से भी और हरियाणा से भी पहली लेडी थी। 33 साल की उम्र में नासा में सेलेक्ट हो गई थी। करनाल से ही पली बढ़ी, यहीं पे पढ़ी थी और सीधे देखो कहाँ, अमेरिका की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसीज में नासा का नाम आता है। और 2 बार उनको अभियान दल पे भेजा, एक बार 6 लोग गए थे, एक बार 7। पहली बार काफी घंटे स्पेस में रही और पूरा रिसर्च करके वापस लौटी, हमारे लिए प्राउड की बात। सेकेंड टाइम और अच्छा काम किया, लेकिन धरती पे लौटने से 16 मिनट कुछ सेकंड पहले, आप सबको पता है जिस स्पेस क्राफ्ट में वो जाते हैं और जब वो बाहर की तरफ निकलता है तो आपने वो शो मंडल वगैरह पढ़े हुए ना सारे, वापसी में वो घर्षण होने के कारण उसमें आग लगती है। तो उसका सिस्टम इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि जिस जिस पोर्शन में आग लगी एक स्विच ऑन होगा, वो पीछे का पोर्शन गिर जाएगा, लेकिन वो स्विच ऑन करने के बाद भी वो जो जो अटैच्ड पार्ट था जो गिरना था वो गिरा नहीं, और नहीं गिरने के कारण वो आग फैल फैल के आगे आ गई और सब कुछ ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि इनकी डेथ हो गई। इनकी डेट ऑफ डेथ भी पूछते हैं, 1, 2, 3, 1 फरवरी 2003 को इनकी डेथ हुई, ये लिख लो यहाँ। डेट ऑफ बर्थ भी, बर्थ के तो 2 मानते हैं और डेथ है 1, 2, 3, 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, समझ में आ गए सबको ये? अब ये हमारा टॉपिक पीछे से हो गया कंप्लीट। अब सेम टॉपिक देखो, पेज नंबर 80 पर आओ। अब तुम्हें आसान दिखेगा क्योंकि वहां से मैंने पढ़ा दिया। 80 पर आ जाओ। 80 में सबसे पहले देखो लिखा है राज्य विश्वविद्यालय, मिल गया? हाँ, बस ये 10 मिनट में फटाफट पूरे करेंगे। केयू पर आओ सबसे पहले, कुरुक्षेत्र में केयू अंडरलाइन करो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब मुझे बताना ना पड़े किसने इसका नींव का पत्थर रखा, कौन से सन में बनी, 56 में। हरियाणा की ये पहली मानी जाती है। पढ़ो आगे। उद्घाटन हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, अंडरलाइन कर लो, प्रथम, बस अब तुम्हें पता है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 56, अंडरलाइन करो, राजेंद्र प्रसाद 1956। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना अभी है। करनाल पर आ जाओ, इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी मीरपुर पढ़ रहे थे बेटा, वो इग्नू और इंदिरा गांधी 2 अलग अलग हैं। जो इग्नू है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू, ये बनी थी NOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अभी तुम HOS पढ़ रहे थे, हरियाणा ओपन स्कूल, आ गया याद? ये यूनिवर्सिटी है, ये एक्चुअली देश में बनी थी 1985 में। इनका नाम इंदिरा गांधी क्यों रखा गया होगा? क्योंकि इस टाइम के PM कौन थे? राजीव गांधी। अपने माँ बाप का नाम ना ऐसे प्लान्स में जोड़ के अमर कर देते थे। इग्नू का नाम आज भी इग्नू है, जिसमें कि बीजेपी सरकार को 12-13 साल हो भी गए। ये बेटा देश की दुनिया की बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसके असंख्य सेंटर, बहुत बड़ी संख्या में सेंटर चलते हैं। सब तरह के कोर्सेज कराती है, बहुत सस्ती पढ़ाई है इसके कोर्सेज, बाकी सब यूनिवर्सिटी से सस्ते हैं। नाम देखो ना, ओपन, ओपन में पैसा कम लगता है। तो इसने हमारे यहाँ हरियाणा में अपना एक रीजनल सेंटर बनाया हुआ है, क्षेत्रीय सेंटर, कि भाई सबके कागज पत्री यहाँ इकट्ठे हो जाएं, यहाँ से फिर चले जाएंगे दिल्ली, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, जबकि तुमने अपने यहाँ की रेवाड़ी के एक उसका नाम रखा हुआ है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मीरपुर वाले। तो इंदिरा गांधी 2 जगह है, एक पूरे नेशनल लेवल पे, एक तुम्हारे पर्सनल, पर्सनल वाली कहाँ बना रखी है? मीरपुर में, रेवाड़ी। और जो इंदिरा गांधी दिल्ली में है, पूरे देश में उसके सेंटर है, उसने एक सेंटर हमारे यहाँ खोल रखा है करनाल में। तो ये टिक कर लो, इग्नू, इग्नू के पास लिख सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये तुमसे अकेले से नहीं है, तो पूरे देश में सेंटर बना के बैठी है। इसका क्षेत्रीय मतलब रीजनल जो ऑफिस है वो 1991 में तुम्हारे यहाँ करनाल में बना। ठीक है, आगे बस पढ़ लो। राज्य का प्रथम हरियाणा विविध, इसको विविध को काटो। राज्य का पहला हरियाणा बागवानी विश्वविद्यालय। हमने बागवानी, बागवानी क्या होती है बेटा? बाग लगाना, फूल पौधे इस तरह के ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे खेती को कहते हैं एग्रीकल्चर, ऐसे बाग को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हमने हॉर्टिकल्चर की समझ के लिए एक यूनिवर्सिटी बना ली और इसको नाम दिया राजस्थान के एक बड़े आदमी के नाम पर, महाराणा प्रताप। तो हम देखो कितने उदार हृदय के लोग हैं। हमने CCS नाम रखा, जबकि CCS नाम के व्यक्ति यूपी के थे। हमने महाराणा प्रताप नाम रखा, जबकि वो राजस्थान के थे। अभी हमने पर्यावरणविद गुरु जम्भेश्वर का नाम दिया, वो भी राजस्थान के। हमने हरियाणा का किसी का नाम नहीं रखा, हमने सबको बाहर वालों को इंपॉर्टेंस दी, इज्जत दी। तो ये हॉर्टिकल्चर है, टिक कर लो।
विविध को काट दो, विविध का कोई मतलब नहीं है। राज्य का पहला हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय, यहाँ लिख लो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी 2016 में। और नेक्स्ट लाइन में टिक करना, विश्वविद्यालय को महाराणा प्रताप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, इसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। कल्पना ये इसके बाद नाम दिया गया। एक दूसरी चीज है कल्पना चावला, बीच में ऐड कर लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला के आगे लिख लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अभी पीछे पढ़ के ही आए हैं। ये कुटेल में है, कुटेल करनाल में, और ये बेटा 2017 में इसके ऊपर मेन काम हो गया था, कल्पना चावला वाले के ऊपर, ठीक है। और अगर पूछे बागवानी तो 2016 में। किसके नाम पे है बागवानी वाला? प्रताप। पहले वो किया 16 में, फिर 17 में कल्पना चावला, क्या लिखा बीच में? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2017 में। नेक्स्ट पढ़ो सोनीपत भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, बस बीपीएस लिख लो, सिर्फ बीपीएस, अब तुम समझ गए। कानपुर में है ये, लिखा है भारत का प्रथम, भारत या उत्तर भारत? हाँ, यहाँ उत्तर ऐड कर लो, उत्तर भारत का पहला। ये कला को काट दो, उत्तर भी काट दो, महिला विश्वविद्यालय 2006, तो उत्तर भारत का पहला। तुम अच्छी तरह जानते हो पटवारी वाले व्यक्ति के कारण है ये। नेक्स्ट पढ़ना, इसको बीपीएस भी कहते हैं। अब एक कॉमा लगा दो अगली लाइन में पीछे, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय, किसकी बात कर रहे हैं? डी क्रस्ट लिखो, DCRUST, डी क्रस्ट। मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, तुम्हें पता है ये क्या था, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी के साथ में क्या है वो? सेंट्रल इंस्टीट्यूट सीपेट, प्लास्टिक इंजीनियरिंग वाला। आगे लिखा है मुरथल, फिर इसी से आगे देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग। 87 का काटना मत, 87 एक्चुअली मुरथल के कॉलेज में था, जब वो डी क्रस्ट क्या था? इंजीनियरिंग कॉलेज, तो 87 को ऊपर की तरफ कर लो, छोटू राम के पास। प्लास्टिक इंजीनियरिंग टिक कर लो, सीपेट, ये भी मुरथल में। दोनों का बोर्ड बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ है। रोहतक पे आ जाओ, MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976, MDU लिख लो। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, 76 में गठित, अधिनियम 75 में। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय 2008। सुपवा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2014। मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगी, सुपवा को अभी बस टिक कर लो। स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, एक्चुअली इसमें कई सारे आते हैं। ये फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी, यहाँ लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सोलर विश्वविद्यालय। जींद में टिक कर लो, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो मैं भी जिक्र भी कर रही थी जींद में। सिरसा में देवीलाल, देवीलाल जी कितनी बार तुम्हारे डिप्टी? 2 बार। पहले पीएम कौन था? वीपी सिंह, अगला पीएम था चंद्रशेखर। चलो आज टाइम थोड़ा कम है बेटा, इतना ही कर लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। क्या करना है, इसको नीचे भेजना है? अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? शालू, बेटा शालू हैं, पिताजी नरेंद्र, नीचे चले जाना, उनकी मम्मी आई हुई है। एक इंफॉर्मेशन और, कल से मैंने PYQ शुरू कर दिए हैं। PYQ में जो दिल्ली पुलिस वाले थे उनको तो वो बैच मिला ही मिला हुआ है, जिन्होंने हरियाणा पुलिस का बैच लिया था उनको भी अपनी पतली सी एक कॉपी मेंटेन कर लो और रोज उसमें नोट्स बना लेना। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कराया था, पद्म विभूषण का, पद्म भूषण का, वो पेपर में आएंगे 100%, उनको वहां से कर लेना। यहाँ ना बेटा एक लिमिट है जितना पढ़ाएंगे, शाम को अब मैं 15 दिन लगातार क्लास लेके बहुत सारा सिलेबस पूरा करा दूंगी। जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस में अपनी पतली सी बुक वो कॉपी बनाई थी, ऐसी एक कॉपी अब बना लेना और उनको एग्जाम से पहले कई कई बार पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शाम को जरूर जुड़ा करो उस क्लास में, वो तुम्हारी हरियाणा जीके में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि PYQ हमेशा जल्दी पेपर करने में हेल्प करते हैं, पर PYQ से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, इसीलिए कॉन्सेप्ट सुबह पढ़ा रही हूँ।